हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी। आज का ये वीडियो काफी स्पेशल रहने वाला है क्योंकि सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा। लूसेंट बुक से मैंने प्राचीन इतिहास को पूरा निचोड़ डाला है। इस वीडियो में आपको टॉपिक बाय टॉपिक करके सारे एमसीक्यू मिल जाएंगे जो कि मैंने सब्जेक्टिव लूसेंट से बनाया। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर आप इस वीडियो को एंड तक देख लेते हैं तो लूसेंट का आपका जो प्राचीन इतिहास है यानी एंशिएंट हिस्ट्री है वो कवर हो जाएगा एक ही वीडियो से। तो इस वीडियो को आखिरी तक देखिए और जो भी प्रश्न यहाँ पे बताए गए हैं उनको आप एग्जाम्स में जाने से पहले जरूर देख करके जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन से विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के किस मंडल में सोम देवता का उल्लेख किया गया? सोम देवता का उल्लेख किस मंडल में है? तो सही आंसर यहाँ पे बनेगा ऑप्शन बी यानी 9वें मंडल में। ठीक है, ध्यान रखिएगा 9वें मंडल में। तीसरा मंडल किसे संबंधित है? तीसरा मंडल समर्पित है सावित्री को। और यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा जो 8वें मंडल की बात करें तो 8वें मंडल के संबंध में एक पॉइंट्स ध्यान रखना होता है कि 8वें मंडल की हस्तलिखित जो ऋचाएं होती हैं उसको खिल कहा जाता है। खिल, ठीक है, खिल कहा जाता है, ये ध्यान रखिएगा। और 10वें मंडल की अगर हम बात करें तो चतुर्वर्ण समाज की जो कल्पना के आदि स्रोत माना गया वो ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त को माना गया। 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त को माना गया, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए सेकेंड क्वेश्चन की वामना अवतार के 3 पगों के आख्यान का प्राचीनतम स्रोत किस वेद में मिलता है? किस वेद में मिलता है? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन ए ऋग्वेद में। सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद किसका स्थान आता है? ऋग्वेद के बाद किसका स्थान आता है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि शतपथ ब्राह्मण का। शतपथ ब्राह्मण ऑप्शन हम यहाँ पे बी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पुराण और उससे संबंधित वंश के संदर्भ में गलत है? देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें तो विष्णु पुराण का संबंध मौर्य वंश से, मत्स्य पुराण का संबंध आंध्र सतवाहन से और वायु पुराण का संबंध गुप्त वंश से। तो तीनों के तीनों पॉइंट्स बिल्कुल सही तरीके से मैच किया गया, कोई भी गलत नहीं है, इसलिए ऑप्शन हम यहाँ पे डी को टिक करेंगे। ठीक है, इसको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, चतुर्वर्ण समाज की कल्पना का आदि स्रोत है ऋग्वेद के किस मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त है? तो जस्ट अभी मैंने आपको बताया कि ये किस में वर्णित है, तो 10वें मंडल में। ठीक है, 10वें मंडल में, ऑप्शन सी। भारत आए निम्नलिखित यात्रियों का सही क्रम क्या है? भारत आए यात्रियों का सही क्रम क्या? तो इनका सही क्रम बनेगा ऑप्शन डी यानी सबसे पहले फाहियान, उसके बाद यहाँ पे संयोगन, उसके बाद हिंसांग और लास्ट में इतिसिंह को रखेंगे, यानी राइट आंसर ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। कृषि का प्रथम साक्ष्य किस स्थान से प्राप्त होता है? कृषि का प्रथम साक्ष्य किस स्थान से प्राप्त होता है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन ई यानी कि मेहरगढ़। मेहरगढ़ कहाँ पे पड़ता है? मेहरगढ़ बलूचिस्तान में पड़ता है, इसे याद रखिएगा। और यहाँ पे एक पॉइंट्स की बात करें, यहाँ पे कुल्डी हवा, तो कुल्डी हवा से ध्यान रखना कि कुल्डी हवा का संबंध चावल के प्राचीनतम साक्ष्य से, ठीक है, चावल के प्राचीनतम साक्ष्य से यहाँ पे होता है। और नर्मदा घाटी क्या है? तो नर्मदा घाटी भारत में मनुष्य संबंधी सबसे पहला जो प्रमाण मिला था 1983 में, वो नर्मदा घाटी में ही मिला था। तो इन सभी पॉइंट्स को आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन, हाथी गुम्फा विलेख से किस शासक का वर्णन किया गया? हाथी गुम्फा विलेख में किस शासक का वर्णन है? ऑप्शन डी कलिंग राजा खारवेल। ठीक है, कलिंग राजा खारवेल। अच्छा, गौतमी बलश्री का संबंध किससे होगा? तो इनका संबंध नासिक शिलालेख से है, नासिक अभिलेख से कह सकते हैं। रुद्रदामन, रुद्रदामन क्या याद रखना है कि जूनागढ़ जो गिरनार अभिलेख है उससे संबंध होता है रुद्रदामन का। पुलकेशिन द्वितीय का संबंध किससे? पुलकेशिन द्वितीय का संबंध होता है बेतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख से। और यहाँ पे पॉइंट की बात करें पुलकेशिन द्वितीय का, तो पुलकेशिन द्वितीय का संबंध हो जाता है एहोल अभिलेख। ठीक है, एहोल अभिलेख का संबंध पुलकेशिन द्वितीय से हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि जूनागढ़ जो कि गिरनार अभिलेख का संबंध किस शासक से? जूनागढ़ गिरनार अभिलेख जस्ट अभी मैंने आपको बताया रुद्रदामन, यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अच्छा, प्रतिहार नरेश की अगर हम यहाँ पे बात करें तो इसका संबंध किससे होगा? प्रतिहार नरेश जो कि भोज है, इनका संबंध ग्वालियर अभिलेख से। स्कंदगुप्त का संबंध हो जाता है भित्री एवं जूनागढ़ अभिलेख। और समुद्रगुप्त का संबंध किससे? प्रयाग स्तंभ लेख से। ठीक है, तो इन सभी पॉइंट्स को भी याद रखते चलना है। निम्नलिखित अभिलेख और शासकों के संबंध में कौन सा मिलान सही है? तो यहाँ पे बताइए कौन सा मिलान सही तरीके से किया गया। एहोल अभिलेख का संबंध पुलकेशिन द्वितीय, ग्वालियर अभिलेख का संबंध प्रतिहार नरेश भोज और मंदसौर अभिलेख का संबंध यशोवर्मन। तीनों के तीनों पॉइंट्स बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे, सभी सही है। अगला क्वेश्चन, उत्तर भारत के मंदिर की कला की शैली कौन सी होती है?
उत्तर भारत की कला की शैली आपसे पूछा जा रहा है। देखिए मैं आपको बता दूं कि उत्तर भारत में मंदिरों की जो कला की शैली है वो नागर शैली है, यानी ऑप्शन बी होगा। एवं दक्षिण भारत में जो मंदिरों की कला शैली होती है उसको हम लोग द्रविड़ शैली के नाम से जानते हैं। दक्षिणापथ के मंदिरों के निर्माण में नागर और द्रविड़ दोनों शैलियों का प्रभाव पड़ा है, जिसके हम लोग वेसर शैली के नाम से जानते हैं। तो फिलहाल यहाँ पे राइट आंसर आपका बनेगा ऑप्शन बी, नागर शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मेगास्थनीज के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो अच्छे तरीके से पढ़िए और बताइए कि कौन सा कथन असत्य है। चलिए हम एक एक करके देखते हैं। पहला पॉइंट है कि यह सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, बिल्कुल सही है। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया हुआ था, ये पॉइंट गलत है क्योंकि ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया हुआ था। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य यहाँ पे होगा, तो राइट आंसर हम ऑप्शन बी को टिक करेंगे। लेकिन थर्ड पॉइंट भी देख लेते हैं। इसने अपनी पुस्तिका इंडिका में मौर्य युगीन यहाँ पे होगा, मौर्य युगीन समाज एवं संस्कृति के विषय में लिखा है। तो ये पॉइंट्स आपको याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे कह सकते हैं ऑप्शन बी जो कि गलत था। चलिए अगला क्वेश्चन। स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति निम्नलिखित में से किस में से प्राप्त होती है? किससे प्राप्त होती है स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति जो है? ऑप्शन सी, मैत्रेयनी संहिता। मैत्रेयनी संहिता जिसमें फ्रेंड्स बताया गया है जुआ और शराब की भांति स्त्रियों को पुरुष का तीसरा मुख्य दोष बताया गया। ठीक है, मैत्रेयनी संहिता में। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन और प्रमाणिक किसे माना गया? तो ध्यान रखिएगा, स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक किसे माना गया? तो राइट आंसर यहाँ पे बनेगा ऑप्शन बी, मनुस्मृति। मनुस्मृति यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। और एक पॉइंट मैं आपको और यहाँ पे समझाना चाहता हूँ। और अगर आपसे पूछ ले कि जो मनुस्मृति है यह किस काल का मानक ग्रंथ है, तो ये शुंग काल का मानक ग्रंथ है। ठीक है, शुंग काल का मानक ग्रंथ। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा ही गया कि मनुस्मृति किस काल का मानक ग्रंथ है, तो राइट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन बी, शुंग काल का मानक ग्रंथ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला पॉइंट की जातक में बुद्ध के पुनर्जन्म की कहानी वर्णित है। हिनयान का प्रमुख जो ग्रंथ है वो कथा वस्तु है। कथा वस्तु में बुद्ध का जीवन चरित्र अनेक कथनाकों के साथ वर्णित है। तीनों के तीनों पॉइंट्स बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी को टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन, विदेशी यात्रियों से मिलने वाली जानकारी के क्रम में निम्न में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? पहला पॉइंट क्या कह रहा है कि भारत का भूगोल नामक पुस्तक टॉलमी ने लिखा था, क्या ये सही है? तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, ये बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं। भारत का भूगोल टॉलमी ने लिखा है और यह पुस्तक प्रथम शताब्दी में लिखा गया था। ये पॉइंट गलत है क्योंकि ये जो पुस्तक है टॉलमी ने दूसरी शताब्दी में लिखा था। प्रथम शताब्दी में प्लिनी ने लिखा था नेचुरल हिस्ट्री। तो ये आपको याद रखना है। तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे केवल एक को टिक करेंगे जो कि सही है। पुरापाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के साधन क्या थे? पुरापाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के साधन क्या थे? शिकार। पुरापाषाण काल में ही आग का आविष्कार हुआ था, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट वन, निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक एज के नाम से भी जाना जाता है? चालकोलिथिक एज के नाम से जाना जाता है किसे? ऑप्शन सी, ताम्रपाषाण युग। ठीक है, ताम्रपाषाण युग। अगला प्रश्न, मानव द्वारा प्रयुक्त सर्वप्रथम जो प्रयुक्त अनाज था वो कौन सा था? मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज? ऑप्शन बी, गेहूं और जौ। गेहूं और जौ। किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? मेगास्थनीज ने। ठीक है, मेगास्थनीज ने। ऑप्शन यहाँ पे हम बी को टिक करेंगे। इतिहास के पिता की पदवी सही अर्थों में किसे दी जाती है या फिर किससे संबंधित है? इतिहास के पिता। तो यहाँ पे सही आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन ए, हेरोडोटस। ठीक है, हेरोडोटस, ऑप्शन ए। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त धातु कौन सा था? मानव द्वारा प्रयुक्त सर्वप्रथम धातु कौन सा था? राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी, तांबा। ठीक है, तांबा सबसे पहला जो कि धातु था जिसको लोहित अयस्क के नाम से जाना क्या, ये याद रखना है। नेक्स्ट वन है कि कौन सा कथन सही है? बताइए कि कौन सा कथन सही है? जैन साहित्य को आगम कहा जाता है, ये बिल्कुल सही है। सेकेंड पॉइंट की जैन धर्म का प्रारंभिक जो इतिहास है वो कल्प सूत्र से ही प्राप्त होता है, ये दोनों के दोनों पॉइंट्स बिल्कुल सही है, सी को टिक करेंगे। एक और दो दोनों सही है। चचनामा के लेखक कौन थे? चचनामा के लेखक कौन थे? तो ध्यान देगा, चचनामा के लेखक अली अहमद। ऑप्शन बी, अली अहमद। ऑप्शन बी को टिक करेंगे। निम्न में से कौन सा कथन सही है? अच्छे तरीके से पढ़िए और बताइए कौन सा कथन सही है। पहला पॉइंट कह रहा है कि सिंधु सभ्यता का जो पूर्वी पुरास्थल था वो आलमगीरपुर है, जो कि बिल्कुल सही है। आलमगीरपुर पूर्वी स्थल पड़ता है और ये कहाँ पे किस नदी के किनारे था?
तो इसे याद रखना है हिंडन नदी के किनारे, ठीक है, हिंडन नदी के किनारे, जो कि उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में। और आलमगीरपुर यहाँ पे बात करें तो दासक नदी किनारे, ये पॉइंट गलत करा क्योंकि मैंने आपको बताया ये आपका हिंडन नदी के किनारे था, ठीक है। दासक नदी के किनारे जो पश्चिमी पूर्वांचल था, जो सुत कांगडोर कह सकते हैं, जो बलूचिस्तान में पड़ता है, वो पड़ता है। तो केवल और केवल एक यहाँ पे सही है, ऑप्शन ए को टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट वन क्या क्या है। अगला पॉइंट है कि एक सील पर 3 मुख वाले देवता की मूर्ति कहाँ से मिली है। एक सील पर 3 मुख वाले देवता की मूर्ति कहाँ से मिली है, मोहनजोदड़ो से। सी विल बी राइट आंसर, मोहनजोदड़ो। ध्यान रखिएगा, मोहनजोदड़ो से संबंधित अक्सर एक क्वेश्चन पूछा था कि किस नदी के किनारे स्थित है। सिंधु नदी के किनारे स्थित है, जिसके खोजकर्ता कौन थे या फिर उत्खननकर्ता, रखाल दास बनर्जी 1922 ईस्वी में इन्होंने खोजा था, जो कि वर्तमान में ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में स्थित है, ये याद रखना है, ठीक है। और मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त हुआ है बृहद स्नानागार, ये ध्यान रखिए, बृहद स्नानागार। मोहनजोदड़ो से ही नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति भी मिली है, इसे भी याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट वन क्या है, मिट्टी से हल बनाने का साक्ष्य बनवाली से प्राप्त हुआ है, यह किस राज्य में स्थित है। बनवाली जो है वो किस राज्य में पड़ता है, हरियाणा, ऑप्शन डी हरियाणा। घोड़े के अस्थि पंजर निम्न में से किस स्थान से प्राप्त नहीं हुआ है, नहीं हुआ है, ध्यान रखिएगा। तो सुत्त कोदता, कालीबंगन एवं लोथल से ही सैंधव कालीन घोड़े के अस्थि पंजर प्राप्त हुआ है, ना कि चंद्रहुदरो से। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। चंद्रहुदरो किस नदी के किनारे स्थित था, तो इसे याद रखना है, सिंधु नदी के किनारे। इसके उत्खननकर्ता गोपाल मजुमदार 1931 ईस्वी में, जो कि वर्तमान में ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत में पड़ता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वन है कि सिंधु सभ्यता के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। सिंधु सभ्यता के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है, चलिए एक करके देखते हैं। सैंधववासी सूती एवं ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे। सिंधु सभ्यता में पर्दा एवं वैश्यावृत्ति प्रचलित थी। सिंधु सभ्यता में यहाँ पे देखिए मातृ देवी के पास, ठीक है, मातृ देवी सर्वाधिक प्रचलित थी। मातृ देवी की जो पूजा थी वो सर्वाधिक प्रचलित थी। लेकिन फोर्थ पॉइंट गलत है, सिंधु सभ्यता के लोग तलवार से परिचित थे, ये पॉइंट गलत है, क्योंकि सिंधु सभ्यता के संदर्भ में लोहे की खोज नहीं की गई थी। तो यहाँ पे फोर्थ पॉइंट जो कि गलत है, राइट आंसर हम ऑप्शन डी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि दसराज युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में वर्णित है। तो ये 7वें मंडल में वर्णित है, इसे याद रखना है, 7वें मंडल में, ठीक है। इस युद्ध के बात करें, यह युद्ध पर्वशड़ी नदी यानी कि रावी नदी के तट पर लड़ा गया था, याद रखना है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा मिलान गलत है। तो ध्यान से मिलाइए कौन सा मिलान गलत है। उपनिषदों की कुल संख्या 108 है, महापुराणों की कुल संख्या 18 है, वेदांगों की संख्या 6 है, तो कोई भी गलत नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट होगा। हड़प्पा किस नदी के किनारे अवस्थित है। हड़प्पा किस नदी के किनारे अवस्थित है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। हड़प्पा रावी नदी के किनारे अवस्थित है, इसे याद रखना है, ऑप्शन डी। इसके उत्खननकर्ता दयाराम साहनी, याद रखना है, 1921 ईस्वी में पाकिस्तान का मोंटेगोमरी जिले में ये स्थित है। उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है। उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है। ध्यान दीजिएगा, वैदिक काल का विभाजन 2 भागों में किया गया, एक ऋग वैदिक काल में और दूसरा उत्तर वैदिक काल। ऋग वैदिक काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व होता है, जबकि उत्तर वैदिक काल 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। यहाँ पे सही आंसर ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे। नेक्स्ट वन क्या कह रहा है कि आर्यों के संदर्भ में निम्न से कौन सा कथन सही है। कौन सा कथन सही है आर्यों के संदर्भ में। सबसे पहले आर्य की बात करें तो सर्वप्रथम पंजाब और अफगानिस्तान में बसे। मैक्स मुलर ने आर्यों का मूल निवास यहाँ पे पश्चिमी एशिया नहीं मध्य एशिया बताया था। आर्यों द्वारा निर्मित जो सभ्यता थी वो वैदिक सभ्यता कहलाई। यहाँ पे फर्स्ट और थर्ड बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन हम किसे टिक करेंगे, सी को टिक करेंगे। 1 और 3 करेक्ट है, यहाँ पे पश्चिमी एशिया नहीं मध्य एशिया होना चाहिए था। चलिए नेक्स्ट वन देखिए, अगला पॉइंट है प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सही नहीं है। कौन सही नहीं है। तो पहला पॉइंट कह रहा है प्रारंभिक आर्यों के बारे में कि वे संस्कृत बोलने वाले थे, वे घुड़सवारी किया करते थे, कई झुंडों में भारत आए हुए थे, वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। ये पॉइंट गलत है, क्योंकि मैं आपको बता दूं आर्यों द्वारा जो विकसित सभ्यता थी वो ग्रामीण सभ्यता थी, ठीक है। इनके द्वारा जो निर्मित सभ्यता थी वो वैदिक सभ्यता कहलाई, लेकिन इनके द्वारा विकसित सभ्यता ग्रामीण सभ्यता कहलाई, न कि वो नगरों में निवास करते थे। तो ये पॉइंट्स गलत है, जो कि ऑप्शन डी को टिक करेंगे। उत्तर वैदिक काल में वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता है। वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना गया, श्रमण के नाम से जाना गया, ऑप्शन बी श्रमण। वैदिक समाज कितने वर्णों में विभक्त था,
वैदिक समाज कितने वर्णों में विभक्त था? तो स्टार्टिंग में हम लोगों ने देखा था ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में चतुस्वर्ण का उल्लेख किया गया, चतुस्वर्ण का उल्लेख किया गया। तो यहाँ पे राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी। और इसी में कहा गया है कि ब्राह्मण परम पुरुष के मुख से, क्षत्रिय उनकी भुजाओं से, वैश्य उनकी जांघों से और शूद्र जो है उनके पैरों से उत्पन्न हुए। यानी शूद्र का भी पहली बार प्रयोग इसी में किया गया, यानी 10वें मंडल में ही किया गया। नेक्स्ट वन क्या है? वैदिक सभ्यता में अमाजु किसके लिए संदर्भ में प्रयुक्त होता था? किसके संदर्भ में प्रयुक्त होता था अमाजु? अमाजु का प्रयोग जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं के लिए किया जाता था। ऑप्शन बी, जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को अमाजु कहा जाता था। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है सुलभ सूत्र। सुलभ सूत्र ऑप्शन सी। कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी या फिर वेद त्रयी कहलाते हैं? त्रयी या फिर वेद त्रयी कहलाते हैं संयुक्त रूप से। स्टार्टिंग के जो 3 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, इन्हीं को कहा जाता है। यानी सही आंसर बनेगा ऑप्शन ए। अगला पॉइंट, प्रमुख दर्शन और उसके प्रवर्तक के संदर्भ में कौन सही नहीं है? चलिए एक एक करके मैच करते हैं। कौन सही नहीं है हमें बताना है। तो पहला पॉइंट कह रहा है कि चारवाक, जो चारवाक दर्शन है इसके प्रवर्तक भी चारवाक ही थे, ना कि जैमिनी। जैमिनी किसके थे? तो पूर्व मीमांसा के थे। ठीक है, पूर्व मीमांसा के। बाकी में कोई दिक्कत नहीं है। सांख्य दर्शन कपिल, न्याय दर्शन के गौतम, उत्तर मीमांसा बदरायण, ये सभी सही है। लेकिन पॉइंट्स ए आपका गलत था। आगे बढ़ते, चलिए नेक्स्ट वन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाला जो शब्द है सत्यमेव जयते, किस उपनिषद से लिया गया? सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया? तो ये लिया गया मुंडक उपनिषद। मुंडक उपनिषद ऑप्शन ए। ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? मैं आपको बता चुका हूँ पहली बार किस में मिलता है? 10वें मंडल में। ठीक है, 10वें मंडल में, ऑप्शन डी। क्वेश्चन कह रहा है कि सूची 1 सूची 2 के साथ मैच करना है। एक तरफ वेद है और दूसरी तरफ उसके यज्ञकर्ता है, उनके साथ क्या उनको कहा जाता है? ये जैसे ऋग्वेद के यज्ञकर्ता को होत्री कहा जाता है, यजुर्वेद के जो यज्ञकर्ता उनको अधर्यु कहा गया है, सामवेद के उधात्री और अथर्ववेद के ब्रह्म। यानी चारों के चारों बिल्कुल सही तरीके से मैच किया गया। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर बनेगा। अगला प्रश्न देखिए, वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा गया? वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा गया? क्योंकि इनकी जो रचनाएं की गई है वो देवताओं के द्वारा की गई है। देवताओं के द्वारा की गई है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। मीमांसा या फिर पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है? मीमांसा या फिर पूर्व मीमांसा, अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता रहता है। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन ए जैमिनी। बदरायण के बारे में हम लोगों ने देखा था, बदरायण का संबंध उत्तर मीमांसा से, कपिल का संबंध हो जाता है सांख्य दर्शन से और गौतम का संबंध हो जाता है न्याय दर्शन से। आगे बढ़ते, नेक्स्ट वाले की प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध, 10 राज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? किस नदी के तट पर? तो ये परुषणी, रावी नदी को कहा जाता था। ऑप्शन डी परुषणी। वैदिक सभ्यता में व्यापार हेतु दूर दूर तक जाने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता था? दूर दूर तक जाने वाले व्यक्ति को किस नाम से जाना गया? तो इन्हें पड़ी के नाम से जाना गया। ऑप्शन सी पड़ी। अच्छा, वेकनाट क्या था? वेकनाट मैं आपको बता चुका हूँ। वेकनाट का संबंध हो जाता है ऋण देकर ब्याज लेने वाले व्यक्ति को वेकनाट या फिर सुदखोर कहा जाता था। ठीक है, वेकनाट या फिर सुदखोर। चलिए नेक्स्ट वन देखिए। अगला पॉइंट बनता है कि ऋग्वेद में उल्लेखित सभी नदियों में सबसे पवित्र कौन सी मानी जाती है? सबसे पवित्र नदी कौन सी मानी जाती है? तो सबसे पवित्र नदी का उल्लेख के रूप में सरस्वती को किया गया। सबसे महत्वपूर्ण तथा सबसे पवित्र नदी माना गया। ऋग्वेद में गंगा का एक बार उल्लेख मिलता है। ध्यान रखिए, गंगा का एक बार और यमुना का उल्लेख 3 बार हुआ है, जबकि सिंधु नदी जो है, सिंधु नदी का उल्लेख सर्वाधिक बार हुआ है। तो जिस तरह से क्वेश्चन पूछे उस तरह से आपको राइट आंसर देना है। ऋग्वेदिक कालीन नदियों के संदर्भ में प्राचीन नाम और उनके आधुनिक नाम के साथ कौन सा मिलान गलत है? तो चलिए मैच करके देखते हैं। जैसे अस्किनी की बात करें तो चिनाब का पुराना नाम अस्किनी था, रावी का पुराना नाम परुषणी, बिपाशा बिल्कुल सही व्यास के। लेकिन सदा नीरा का संबंध यहाँ पे सतलज के साथ गलत है, क्योंकि सदा नीरा गंडक के लिए प्रयुक्त होता था और सतलज के लिए सतुद्री का प्रयोग होता था। तो यहाँ पे पॉइंट्स डी जो कि गलत है। धर्मशास्त्रों में भू राजस्व का दर क्या था? धर्मशास्त्रों में भू राजस्व का दर कितना माना गया? 6ठा भाग 1/6। अगला प्रश्न, कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? वैदिक काल में समाज का विभाजन व्यवसाय पर आधारित था। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवसाय के बजाय जन्म के आधार पर निर्धारित होने लगा था। तो दोनों के दोनों पॉइंट्स बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन हम यहाँ पे सी को टिक करेंगे। एशिया माइनर स्थित बोगासकोई का महत्व इसलिए है कि
एशिया माइनर में स्थित जो बोगास कोई है, इसका महत्व इसलिए है क्योंकि वहां जो अभिलेख प्राप्त हुआ इसमें 4 वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र, नास्तिक को उल्लेख मिलता है। इस वजह से ये काफी चर्चा में रहता है। न्याय दर्शन को प्रचारित किया गया था किसके द्वारा? न्याय दर्शन। तो न्याय गौतम के साथ मैच करेगा, यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, न्याय का संबंध गौतम से। उत्तर वैदिक काल में निष्क और शतमान किसके लिए प्रयुक्त होते थे? उत्तर वैदिक काल में निष्क और शतमान का प्रयोग किस लिए होता था? मुद्रा के लिए। ठीक है, मुद्रा के लिए यहाँ पे राइट आंसर बनेगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? सर्वाधिक वर्णित नदी यानी सर्वाधिक बार प्रयुक्त होने वाला नदी कौन सा है? सिंधु, ऑप्शन ए सिंधु। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 के साथ मैच करना है। उनका उल्लेखित नाम और आधुनिक नाम के साथ कौन किसके साथ मैच होगा? जैसे कि परुषणी जो है रावी नदी को, सतोद्री की बात करें तो सतलज नदी, अस्किनी, चिनाब, बिपाशा, व्यास, यानी चारों के चारों बिल्कुल सही तरीके से मैच करता है। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट होगा। ऋग्वेद में अघन्य यानी वध योग्य नहीं शब्द का प्रयोग किसके लिए प्रयोग किया गया? तो ये जो प्रयोग हुआ है वो गाय के लिए, अघन्य शब्द का प्रयोग गाय के लिए किया गया। निम्नलिखित में से कौन मूलतः जल या फिर समुद्र का देवता था? जल या फिर समुद्र का देवता था कौन? तो ऑप्शन यहाँ पे क्या बनेगा? राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी, यानी कि जल या फिर समुद्र के देवता के रूप में वरुण को जाना गया। 16 महाजनपदों में मगध की राजधानी कौन सी थी? 16 महाजनपदों में मगध की राजधानी कौन सी थी? गिरिव्रज या फिर राजगृह, ऑप्शन सी। ठीक है, गिरिव्रज या फिर राजगृह। दक्षिण भारत का एकमात्र जनपद अस्मक की राजधानी कहाँ पे थी? एकमात्र जनपद था 16 महाजनपदों में दक्षिण भारत का एकमात्र जनपद अस्मक था, जो कि इसकी राजधानी पोटली हुआ करती थी। गोदावरी नदी के आसपास के क्षेत्रों को कहा जाता था। निम्न महाजनपदों में से कौन उसकी राजधानी के साथ गलत संबंध है? तो अच्छी तरीके से मैच करिए और बताइए कि कौन गलत तरीके से मैच किया गया। जैसे यहाँ पे देखिए वत्स जो है वो कौसंबी के साथ बिल्कुल सही। कौशल की राजधानी श्रावस्ती, मल की राजधानी कुशावती। कुरु की अगर हम बात करें तो कुरु की राजधानी यहाँ पे होगा इंद्रप्रस्थ। ठीक है, कुरु का राजधानी इंद्रप्रस्थ, जबकि चंपा किसका था? अंग की राजधानी चंपा थी। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, जो कि पॉइंट्स गलत है। अगला क्वेश्चन की महाजनपदों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? 2 पॉइंट्स लिखा गया, दोनों को पढ़िए और बताइए कि क्या सही होना चाहिए। 16 महाजनपदों का उल्लेख बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय से प्राप्त होता है, ये ध्यान रखिएगा। अगर बौद्ध धर्म की बात करें तो बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय से 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। जबकि अगर आपसे पूछ ले कि जैन धर्म में किससे मिलता है, तो जैन धर्म में भगवती सूत्र से। ठीक है, तो गंधार महाजनपद की राजधानी तक्षशिला थी, जो वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। तो ये दोनों के दोनों पॉइंट्स बिल्कुल सही है, इसलिए ऑप्शन हम सी को टिक करेंगे, दोनों सही है। जैन दर्शन के अनुसार जीना शब्द का अर्थ क्या है? जीना शब्द का अर्थ क्या है? जीना शब्द का अर्थ है विजेता। सी विल बी राइट आंसर, विजेता। दूसरी जैन सभा कहाँ हुई थी? तो ध्यान रखिएगा, दूसरी जैन सभा का आयोजन किया गया था वल्लभी में, वल्लभी गुजरात, जिसके अध्यक्ष कौन थे? क्षमा श्रवण। ठीक है, क्षमा श्रवण, और करीब ये 512 ईस्वी में हुआ था, इसे याद रखना। ठीक है, 512 ईस्वी में हुआ था। जबकि पहला कहाँ हुआ था? पहला पाटलिपुत्र में हुआ था, करीब 300 ईसा पूर्व में, और इसके अध्यक्ष स्थूलभद्र थे। नेक्स्ट वन है कि जियो और जीने दो किसने कहा? जियो और जीने दो किसने कहा? महावीर स्वामी। महावीर स्वामी जैनों के 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे, जिनका प्रतीक चिन्ह क्या था? सी। जैन आगम किस भाषा में लिखे गए? जैन आगम किस भाषा में लिखे गए? ऑप्शन ए प्राकृत भाषा में। ठीक है, प्राकृत भाषा में। अणुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? अणुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? राइट आंसर ऑप्शन सी, जैन धर्म ने। ठीक है, जैन धर्म ने। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो बताइए कि कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए, खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण चंदेल शासकों द्वारा कराया गया था। मर्यातर युग में मथुरा जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र भी था। जैन तीर्थंकरों को जीवनी भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र में मिलती है, ये भी सही है। महावीर की मृत्यु 83 वर्ष की आयु में पावापुरी राजगीर में हुई थी, ये पॉइंट गलत है। 83 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु नहीं हुई थी, 72 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हुई थी, जो कि पावापुरी राजगीर में हुआ था 468 ईसा पूर्व में। तो ये बिल्कुल पॉइंट गलत बन जाता है, इसलिए हम ऑप्शन डी को टिक करेंगे, सही नहीं है। महावीर के प्रथम अनुयायी कौन थे? महावीर के प्रथम अनुयायी कौन थे? तो जमाली, उनके दामाद जमाली, ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन,
जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थकर थे? जैन परंपरा के अनुसार महावीर अंतिम तीर्थकर यानी 24वें तीर्थकर थे। 24वें ऑप्शन हम यहाँ पे डी को टिक करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? जैन साहित्य को अन्य किस नाम से जाना जाता है? आगम के नाम से भी जाना गया, आगम। ज्ञान प्राप्ति से पूर्व महावीर का नाम क्या था? ज्ञान प्राप्ति के पूर्व महावीर को हम लोग वर्धमान यानी इनके बचपन का नाम भी कह सकते हैं, वर्धमान ही था, ऑप्शन ए। प्रमुख जैन तीर्थकर और उनके संबंध के प्रतीक चिन्ह के संबंध में कौन सा मिलान गलत है? अजीतनाथ हाथी बिल्कुल सही है। पार्श्वनाथ की बात करें तो सर्प यहाँ पे सही है। ऋषभ देव यहाँ पे शंख बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि ऋषभ देव का संबंध और ये प्रथम तीर्थकर थे, इनका संबंध सांड से है, लेकिन महावीर का संबंध बिल्कुल सही है। तो गलत है बताना था, ऑप्शन सी को टिक करेंगे, जो कि गलत है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतीक चिन्ह ऋषभ देव तीर्थकर का है? ऋषभ देव तीर्थकर का सांड, ऋषभ देव तीर्थकर का सांड। ठीक है, महावीर को मोक्ष कहाँ प्राप्त हुआ था? महावीर को मोक्ष पावापुरी, ऑप्शन बी पावापुरी में। इस भाषा का ज्यादातर प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया। बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया ज्यादातर प्रयोग किस भाषा का? तो ज्यादातर पाली भाषा का प्रयोग किया गया, सी को टिक करेंगे। ग्रंथों में उल्लेखित धर्मचक्र परिवर्तन क्या है? धर्मचक्र परिवर्तन क्या था? तो ध्यान रखिएगा, महात्मा बुद्ध द्वारा जो प्रथम उपदेश दिया गया, सारनाथ में दिया गया जो प्रथम उपदेश था, उसी को धर्मचक्र परिवर्तन कहा गया। तो ऑप्शन बी को टिक करेंगे। प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? प्रथम जैन महासभा का आयोजन पाटलिपुत्र में। ठीक है, पहला पाटलिपुत्र में, दूसरा बल्लभी गुजरात में। निम्नलिखित 4 स्थानों में से हुए बौद्ध संगीतियों का सही कालक्रम नीचे दिए गए कुट से ज्ञात करना है। तो सही कालक्रम क्या बनेगा? तो सबसे पहले हुआ था कहाँ पे? राजगीर में। सबसे पहले राजगीर, उसके बाद वैशाली, यानी 2-1-4-3, 2-1-4-3, ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट होगा। अशोकाराम विहार निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? अशोकाराम विहार, तो ये पड़ता है आपका पाटलिपुत्र में, तो यहाँ पे हम बी को टिक करेंगे, पाटलिपुत्र में। हिनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्यगृह कहाँ स्थित है? तो ये कारले जो कि गुफा है और ये महाराष्ट्र में पड़ता है, इसे याद रखना। बौद्ध संघ की भिक्षुड़ी के रूप में, बौद्ध संघ में भिक्षुड़ी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी, कहाँ पे? बुद्ध द्वारा कहाँ पे दी गई थी? वैशाली में, ऑप्शन बी वैशाली में। बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या है? बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या है? तो ध्यान रखिएगा, इनका जो जन्म का प्रतीक था कमल एवं सांड था, कमल एवं सांड हो गया जन्म का प्रतीक। इनके गृह त्याग का प्रतीक घोड़ा था, गृह त्याग का प्रतीक घोड़ा। ज्ञान की प्राप्ति आपको पता ही है, ज्ञान की प्राप्ति पीपल या फिर बोधि वृक्ष। निर्वाण की बात करें तो पद चिन्ह था, और मृत्यु का प्रतीक स्तूप। तो यहाँ पे पूछा गया था गृह त्याग, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए घोड़ा। जैन धर्म श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदायों में कब विभाजित हुआ? क्या बनेगा राइट आंसर? जैन धर्म श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदायों में कब विभाजित हुआ? तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, तो ऑप्शन ए को टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन की जैन ग्रंथ कल्पसूत्र के रचयिता कौन थे? जैन ग्रंथ कल्पसूत्र के रचयिता कौन थे? कल्पसूत्र के रचयिता भद्रबाहु, ऑप्शन बी भद्रबाहु। आगे बढ़ते हैं, किस जैन रचना में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? तो ऊपर हम लोगों ने देखा था, अगर 16 महाजनपदों का उल्लेख बौद्ध धर्म में पूछे तो अंगुत्तर निकाय, जबकि अगर जैन रचना की बात करें तो वहां पे भगवती सूत्र को टिक करेंगे। नेक्स्ट वन है कि निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो पढ़िए और बताइए कौन सा कथन सही है। बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कोसल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिया था, बिल्कुल सही। अलार कलाम के बाद सिद्धार्थ ने राजगिरी के रुद्रक्रामपुत्र से शिक्षा ग्रहण की थी, क्या ये सही है? तो ये बिल्कुल सही है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है कि बौद्ध धर्म के बारे में हमें विशद जो ज्ञान है वो त्रिपिटक से प्राप्त होता है। तो यहाँ पे सभी के सभी बिल्कुल सही कथन है, इसलिए हम ऑप्शन डी को टिक करेंगे, उपरोक्त सभी कथन सही है। यहाँ पे ध्यान रखना, पूछा जा सकता है कि जो दूसरे गुरु थे वो कौन थे? रुद्रक्रामपुत्र, और वे कहाँ के थे? राजगीर के थे, जबकि जो अलार कलाम थे वो वैशाली के थे, ये याद रखिएगा। त्रिपिटक क्या है? त्रिपिटक क्या है? त्रिपिटक बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। त्रिपिटक के 3 भाग हैं, सुत्त पिटक, अभिधम पिटक और विनय पिटक, ये तीनों याद रखना है। गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ पे की गई थी? वैशाली में। ऊपर में देखे थे क्वेश्चंस, वैशाली।
कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीति आयोजन हुई थी उसकी अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी? चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था जिसमें हीनयान और महायान भागों में बौद्ध धर्म का विभाजन हुआ और उसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने किया था। ऑप्शन डी वसुमित्र ने। निम्नलिखित में से किस शासक ने द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन किया? ध्यान दीजिएगा, प्रथम जो बौद्ध सभा हुआ उसका आयोजन किसने किया था? अजात शत्रु के शासनकाल में हुआ, अजात शत्रु के समय में। लेकिन द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके हुआ? तो कालाशोक के समय में। ये फर्स्ट, ये सेकंड और अशोक थर्ड थे। अशोक थर्ड और फोर्थ नंबर की कनिष्क थे। ठीक है, फोर्थ नंबर कनिष्क। तो राइट आंसर यहाँ पे डी होगा, अशोक। बौद्ध मठ के संबंध में कौन सा गलत है? कौन सा मिलान गलत है? तो चलिए हम एक एक करके देखते हैं कौन यहाँ पे गलत है। पहला पॉइंट की टाबो मठ हिमाचल प्रदेश और तवांग मठ जो होता है वो अरुणाचल प्रदेश होता है। ठीक है, तवांग मठ अरुणाचल प्रदेश, हेमिस मठ लद्दाख और थिकसे मठ भी आपका लद्दाख में ही पड़ता है। रूमटेक का संबंध रहता है सिक्किम में। रूमटेक का संबंध सिक्किम में होगा। ये पॉइंट यहाँ पे गलत है। ठीक है, और यहाँ पे देख सकते हैं तो गलत यहाँ पे बताना था हमें, तो ऑप्शन सी को टिक करेंगे। रूमटेक सिक्किम में पड़ता है, इसे याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखिए। शैव धर्म का सर्वाधिक प्राचीन संप्रदाय का नाम क्या है? शैव धर्म का सर्वाधिक प्राचीन संप्रदाय का नाम क्या है? तो यहाँ पे राइट आंसर बनेगा पशुपत संप्रदाय। ठीक है, पशुपत संप्रदाय। अगला प्रश्न, पशुपत संप्रदाय को मानने वाले को क्या कहा जाता है? पशुपत संप्रदाय को मानने वाले को क्या कहा जाता है? तो पंचार्थी कहा गया। ऑप्शन ए पंचार्थी। ठीक है, पंचार्थी। वीर शिव संप्रदाय किस संप्रदाय को कहा गया है? वीर शिव संप्रदाय किस संप्रदाय को कहा गया? तो यहाँ पे सही आंसर बनेगा लिंगायत संप्रदाय को। ऑप्शन बी लिंगायत संप्रदाय। लिंगायत संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? ध्यान दीजिएगा, लिंगायत संप्रदाय के प्रवर्तक थे, अब मैं आपको बता दूं, लिंगायत संप्रदाय दक्षिण में प्रचलित था और इसे जंगम भी कहा जाता था। जंगम भी इसे कहा जाता है। और वसव पुराण में लिंगायत संप्रदाय के प्रवर्तक अल्लाह प्रभु को माना गया और साथ ही साथ उनके जो शिष्य है वो वसव को माना गया। तो अल्लाह प्रभु हम यहाँ पे राइट आंसर है वो टिक करेंगे। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। ध्यान रहेगा, इसे ही जंगम भी कहा गया। ठीक है, जंगम। तंजौर में शिव मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तंजौर में शिव मंदिर का निर्माण किसने कराया था? चोल शासक राजराज प्रथम। चोल शासक राजराज प्रथम ने। ऋग्वेद में शिव भगवान के लिए कौन सा शब्द का प्रयोग किया गया? ऋग्वेद में शिव के लिए रुद्र का प्रयोग किया गया। ऑप्शन सी रुद्र का। ध्यान रखेंगे, लिंग पूजा का पहला जो स्पष्ट वर्णन मिलता है वो कहाँ पे मिलता है? मत्स्य पुराण में मिलता है। अथर्ववेद में शिव को अन्य नामों से जाना गया, जैसे ऋग्वेद में आपने देखा रुद्र, लेकिन अथर्ववेद में शिव को भव, सर्व, भूपति ये सभी नामों से जाना गया। पशुपत संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? पशुपत संप्रदाय के संस्थापक के रूप में लकुलिस को माना गया। लकुलिस, ऑप्शन ए। प्रसिद्ध राजराजेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? प्रसिद्ध राजराजेश्वर मंदिर जो शैव मंदिर है वो कहाँ स्थित है? तो इसका संबंध हो जाएगा तमिलनाडु तंजावुर में। तमिलनाडु के तंजावुर में। शिवलिंग का पहला स्पष्ट वर्णन कहाँ मिलता है? शिवलिंग का पहला स्पष्ट वर्णन कहाँ पर मिलता है? तो ये मत्स्य पुराण में। ऑप्शन बी मत्स्य पुराण में। आगे बढ़ते हैं। वैष्णव धर्म के संदर्भ में निम्न से कौन सा कथन असत्य है? वैष्णव धर्म के संबंध में, इस धर्म के विषय में प्रारंभिक जानकारी उपनिषदों से मिलता है। वैष्णव धर्म के प्रवर्तक श्री कृष्ण थे। कृष्ण का उल्लेख सर्वप्रथम छंदोग्य उपनिषद से प्राप्त होता है। तीनों के तीनों पॉइंट सही है, यानी ऑप्शन डी को टिक करेंगे। सभी कथन सही है, कोई गलत नहीं है। प्रमुख मत और उनके आचार्य के संदर्भ में कौन सा मिलान असत्य है? विशिष्ट दैत की बात करें तो रामानुज, शुद्धा दैत की बात करें तो विष्णु स्वामी, दैतादैत निम्बार्काचार्य। तो यहाँ पे कोई गलत नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट होगा, कोई भी गलत नहीं है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राजवंश ने मगध पर सबसे पहले शासन किया था? मगध पर सबसे पहले शासन हर्यक वंश ने किया। हर्यक वंश, ऑप्शन ए, जो कि संस्थापक बिंबिसार को माना जाता है। वह कौन सा पहला भारतीय राजा था जिसने अपने आप को शक्तिशाली बनाने के लिए वैवाहिक गठबंधन कह सकते हैं या फिर वैवाहिक गठजोड़ की शुरुआत की थी? और वो था बिंबिसार, हर्यक वंश का शासक बिंबिसार। आगे देखिए, नेक्स्ट वन है कि नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? नंद वंश की स्थापना महापद्मनंद ने की थी, लेकिन अंतिम सम्राट घनानंद था। ऑप्शन बी घनानंद। महान सम्राट बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को किस राज्य के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था?
तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अवंती के राजा के चिकित्सा के लिए, ऑप्शन सी। मगध साम्राज्य के बारे में कौन सही नहीं है? अच्छी तरीके से पढ़िए और बताइए कि कौन सही नहीं है मगध साम्राज्य के बारे में। पुराणों एवं महाकाव्यों के अनुसार इसकी स्थापना बृहदत्त ने की थी, बिल्कुल सही है। महापद्मनंद ने इसे सर्वाधिक विस्तार प्रदान किया एवं सर्वक्षत्रांतक यानी क्षत्रियों का अंत करने वाला विराट की उपाधि धारण की। ग्रीवरज, राजगृह, पाटलिपुत्र, वैशाली क्रम से इसकी 4 राजधानियां क्रम से बनी। तो ये सभी के सभी सही है, कोई गलत नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट होगा, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन, सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किसका शासन था? सिकंदर के आक्रमण के समय मगध पर नंद वंश का शासक था और वहां के जो राजा थे घनानंद थे, अंतिम शासक घनानंद। नेक्स्ट वन कह रहा है कि मगध राजवंश के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो अजातशत्रु ने 32 वर्षों तक मगध पर शासन किया। हर्यक वंश का अंतिम शासक नागदशक था। शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से हटा करके वैशाली में स्थापित की थी। तो ये बिल्कुल सही है, तीनों के तीनों पॉइंट्स, कोई गलत नहीं है, ऑप्शन डी को टिक करेंगे। पाटलिपुत्र की स्थापना किसने किया था? उदयन ने किया था, गंगा और सोन नदियों के संगम पर, ये ध्यान रखना है। तो फिलहाल यहाँ पे डी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिकंदर के गुरु का नाम क्या था? सिकंदर के गुरु का नाम क्या था? सही आंसर बनेगा ऑप्शन बी, अरस्तु। ध्यान रखेंगे, अरस्तु सिकंदर के गुरु थे और फिलिप जो थे वो सिकंदर के पिता का नाम था। जबकि निर्याकस की हम बात करें तो निर्याकस इनका जल सेनापति था। और अगर आपसे पूछे सिकंदर के सेनापति का नाम क्या था तो सेल्यूकस निकेटर उनके सेनापति का नाम था, ये याद रखना, ठीक है। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट वन है कि सिकंदर भारत में आंधी की तरह आया और उसी तरह चला गया, यह किसका कथन है? ये किसका कथन है? तो ये कथन था स्मिथ का, ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा, स्मिथ। झेलम नदी के किनारे प्रसिद्ध वितास्ता का युद्ध किनके बीच लड़ा गया? वितास्ता का युद्ध, झेलम का युद्ध कह सकते, तो ये पोरस और सिकंदर के मध्य लड़ा गया था, ऑप्शन बी। अच्छा, अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि भारत विजय का अभियान सिकंदर ने कब स्टार्ट किया था? 326 ईसा पूर्व, ये याद रखना है, 326 ईसा पूर्व, ठीक है। सिकंदर की जो सेना थी वो व्यास नदी के पश्चिमी तट पर पहुंचकर उसे पार करने से इनकार कर दिया था और सिकंदर स्थल मार्ग द्वारा 325 ईसा पूर्व में भारत से लौट गया था, ये याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर निम्न राजवंशों में से किस राजवंश का शासन था? तो सिकंदर के हमले के समय भारत पर नंद वंश का शासक था और जो राजा थे वो घनानंद थे, ये याद रखेंगे। सिकंदर के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? सिकंदर के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? सिकंदर ने भारत विजय का अभियान 326 ईसा पूर्व में प्रारंभ किया। सिकंदर की सेना व्यास नदी के पश्चिमी तट पर पहुंचकर उसे पार करने से इनकार कर दिया। वह स्थल मार्ग द्वारा 325 ईसा पूर्व में भारत से लौट गया। सभी के सभी कथन बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन हम यहाँ पे डी को टिक करेंगे, कोई भी गलत नहीं है, सभी कथन सही है। निम्न में से किसने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस कहा था? चंद्रगुप्त मौर्य को किसने सेंड्रोकोटस कहा था? ऑप्शन बी करेक्ट होगा, जस्टिन ने कहा। अच्छा, एपियान्स की बात करें तो एपियान्स ने क्या है? एपियान्स के संबंध में एक बात आती है, चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच जो युद्ध हुआ था उसका वर्णन एपियान्स ने ही किया। और प्लूटार्क की बात करें तो प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को 500 हाथी उपहार में भी दिया था, ये याद रखना। अगला क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन हमें बताना है, तो चलिए देखते हैं। ये मौर्य वंश के संस्थापक थे, बिल्कुल सही। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 345 ईसा पूर्व, ये बिल्कुल सही है। और राजगद्दी पर 322 ईसा पूर्व में बैठे। चंद्रगुप्त ने 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर को हराया था। यहाँ पे सभी के सभी कथन सही है, कोई असत्य नहीं, इसलिए ऑप्शन हम यहाँ पे ई को टिक करेंगे। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? ऑप्शन डी, पर्ण। नेक्स्ट वन, कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने निम्नलिखित में से किस धर्म को अंगीकार कर लिया? अशोक महान ने किस धर्म को अंगीकार कर लिया? बौद्ध धर्म को अपनाया था, ऑप्शन बी, बौद्ध धर्म को। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है, पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है, वह इंडिका। इंडिका के रचनाकार कौन थे? मेगास्थनीज, ठीक है, मेगास्थनीज। अगला क्वेश्चन, किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषण शब्द का प्रयोग किया गया? वृषण शब्द यानी कि निम्न कुल का व्यक्ति, ऐसा कहा गया। तो किस ग्रंथ में? मुद्राराक्षस। मुद्राराक्षस के लेखक कौन है? विशाखदत्त।
निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? वो है कौटिल्य। ठीक है, अर्थशास्त्र की जो रचना है, अर्थशास्त्र के रचयिता कौटिल्य ने इनको मैकियावेली से प्रिंस से की जाती है। तो यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट वन की मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? मुद्रा राक्षस के लेखक है विशाख दत्त। ऑप्शन ए विशाख दत्त। किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है? शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग किया है किसमें? तो यहाँ पे हमारा सही आंसर बनता है अर्थशास्त्र में। कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है उसमें। मौर्य काल में सीता से क्या तात्पर्य था? मौर्य काल में सीता से क्या तात्पर्य था? राजकीय भूमि से जो प्राप्त आय था उसको सीता से जाना जाता था। मौर्य काल में एग्रोनोमाई किसे कहा जाता था? मौर्य काल में एग्रोनोमाई किसे कहा जाता था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मार्ग निर्माण अधिकारी, सड़क निर्माण अधिकारी को ही कहा जाता था। तो बी को टिक करेंगे। सांची का स्तूप किसने बनवाया? बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीटेड हुआ है। सांची का स्तूप किसने बनवाया? अशोक के द्वारा निर्मित है सांची का स्तूप। अशोक का उत्तराधिकारी कौन हुआ? अशोक का उत्तराधिकारी कुणाल। अशोक का उत्तराधिकारी कुणाल, जो कि 8 वर्षों तक शासन किया और उसके बाद फिर से 8 वर्षों के लिए दशरथ बना था, यानी कि कुणाल का उत्तराधिकारी दशरथ हुआ। तो यहाँ पे फिलहाल सही आंसर होगा ऑप्शन बी, कुणाल। अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? प्रथम अंग्रेज जेम्स प्रिंसेप। 1837 ईस्वी में इन्होंने कामयाबी पाई थी पढ़ने में, ध्यान रखेंगे। और अशोक के शिलालेख की खोज जो की गई थी, सबसे पहले जो खोज की गई थी 1750 में पाथेटिक फैंथेलर के द्वारा की गई थी, जिसकी संख्या 14 बताई गई है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राजदेश में अशोक के व्यक्तिगत नाम अशोक का उल्लेख मिलता है? अशोक ही मिलता है, मॉस्की। मॉस्की ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट है। किसने पाटलिपुत्र को पॉलीब्रोथा कहा है? पाटलिपुत्र को पॉलीब्रोथा कहा है किसने? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मेगास्थनीज। मेगास्थनीज। अगला प्रश्न देखिए। नेक्स्ट वन है कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया? कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पर प्रकाश डाला गया? राजनीतिक नीतियों पर। राजनीतिक नीतियों पर। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के चौथे वर्ष में निग्रोध के प्रभाव से प्रभावित होकर किससे बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी? बौद्ध धर्म की दीक्षा इन्होंने किससे ली थी? अशोक ने बौद्ध धर्म की दीक्षा उपगुप्त से लिया था, ऑप्शन डी। जबकि चंद्रगुप्त ने जैन धर्म की दीक्षा भद्रबाहु से लिया था। ये 2 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया था? मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, ऑप्शन डी, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। अगला प्रश्न, किस शिलालेख में अशोक ने घोषणा की थी कि सारी प्रजा मेरी संतान है? सारी प्रजा मेरी संतान है। पृथक कलिंग शिलालेख, ऑप्शन बी, पृथक कलिंग शिलालेख। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन है कि चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन हुआ? चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन हुआ? तो इस प्रश्न का राइट आंसर बनता है चंद्रगुप्त मौर्य के उत्तराधिकारी बने बिंदुसार। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य की जो मृत्यु हुई थी 298 ईसा पूर्व श्रवण बेलगोला में हुआ था और उसके बाद बिंदुसार राजा बने। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कब और कहां पर हुई थी? तो जैसे बताया मैंने 298 ईसा पूर्व में श्रवण बेलगोला कर्नाटक में हुआ था, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से किसका नाम देवनाम प्रियदर्शी भी था? देवानाम प्रियदर्शी भी था, किसका नाम था ये? तो सम्राट अशोक का ही नाम था देवानाम प्रियदर्शी, ऑप्शन ए। मौर्य वंश में कलिंग युद्ध किस वर्ष हुआ था? कलिंग युद्ध हुआ था 261 ईसा पूर्व, 261 ईसा पूर्व। किस घटना से अशोक की प्रशासनिक नीति में गहरा परिवर्तन आया? अशोक की प्रशासनिक नीति में गहरा परिवर्तन आया कलिंग युद्ध में, ऑप्शन बी, कलिंग युद्ध में। उसके बाद इन्होंने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया, बौद्ध धर्म की दीक्षा उपगुप्त से लिया था। ये सभी पॉइंट्स याद रखना है। बिंदुसार ने अशोक को विद्रोह को कुचलने के लिए कहां पर भेजा था? तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे, राइट आंसर बनेगा ऑप्शन, हम यहाँ पे बी को टिक करेंगे, तक्षशिला। अच्छा, प्रश्न आपसे पूछ ली कि तक्षशिला किन 2 नदियों के बीच स्थित था? तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा? तक्षशिला सिंधु और झेलम नदी के बीच स्थित था, ये ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन मौर्य वंश का हिस्सा नहीं था? मौर्य वंश का हिस्सा नहीं था। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर बनता है ऑप्शन ए, अजातशत्रु। अजातशत्रु मौर्य वंश का हिस्सा नहीं था, ये ध्यान रखेंगे। मगध का ये राजा था। नेक्स्ट वन की मौर्य साम्राज्य की राजधानी अवस्थित है। मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ पर अवस्थित है? पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र।
चंद्रगुप्त मौर्य के बाद सिंहासन किसने संभाले? चंद्रगुप्त मौर्य के बाद इनका उत्तराधिकारी बिंदुसार हुआ। यहाँ पे राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी बिंदुसार, जबकि बिंबिसार हर्यक वंश का शासक थे। तो यहाँ पे सही आंसर बनेगा ऑप्शन सी बिंदुसार। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहाँ पर बिताए? अंतिम दिन कहाँ पर बिताए? श्रवणबेलगोला। श्रवणबेलगोला में 298 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हो गई थी। निम्नलिखित में से दक्षिण राज्य का उल्लेख अशोक के शिलालेख में नहीं है, यानी कि किस दक्षिण राज्य का उल्लेख अशोक के शिलालेख में नहीं मिलता है? और वो है सतवाहन, ऑप्शन डी सतवाहन। अगला पॉइंट, कालसी प्रसिद्ध है किसके लिए? कालसी प्रसिद्ध है अशोक के शिलालेख के कारण, क्योंकि ये कालसी स्थान उत्तराखंड में पड़ता है और अशोक का ये कालसी शिलालेख यहीं से प्राप्त हुआ है, उत्तराखंड से। कलिंग युद्ध के विजय तथा क्षतियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में मिलता है? ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, 13वें शिलालेख में, ऑप्शन डी 13वें शिलालेख। अशोक के जो प्रमुख शिलालेख संगम राज्य के विषय में हमें बताता है, कौन सा है? संगम राज्य के बारे में बताता है, यानी दक्षिण राज्यों के बारे में उल्लेख मिलता है दूसरा और 13वें शिलालेख में, ऑप्शन सी। मालवा, गुजरात और महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीता था? मालवा, गुजरात और महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीता था? चंद्रगुप्त मौर्य ने, ऑप्शन डी चंद्रगुप्त मौर्य ने। अशोक का रुक्मिणीदेही स्तंभ संबंधित है। अशोक का रुक्मिणीदेही जो स्तंभ है, स्तंभ लेख है, वो किससे संबंधित है? तो बुद्ध के जन्म से, बुद्ध के जन्म से, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि निम्नलिखित मौर्य शासक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे कौन? बौद्ध धर्म के अनुयायी निम्नलिखित में से कौन से शासक थे? तो यहाँ पे मेरा सही आंसर बनता है, एक तो अशोक थे और दूसरा दशरथ, यानी 2 और 4 बिल्कुल सही आंसर बनेगा, ध्यान रखिएगा। देखिए चंद्रगुप्त जो थे वो जैन धर्म के अनुयायी थे, जबकि बिंदुसार की बात करें तो ये अजीवक संप्रदाय के अनुयायी थे। तो यहाँ पे राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी 2 और 4। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन है कि मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया था? मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कुल 7 श्रेणियों में विभाजित किया था। तो यहाँ पे डी बिल्कुल सही है। अभिलेख जिसमें यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था, चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर भी था, तो ये किससे प्रमाणित होता है? रुद्रदामन का जूनागढ़ शिलालेख, रुद्रदामन का जूनागढ़ शिलालेख। किसके शासनकाल में डायमेकस भारत आया था? डायमेकस भारत आया था किसके शासनकाल में? तो ये भारत आया हुआ था बिंदुसार के समय में, बिंदुसार के समय में डायमेकस भारत आया था। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया, स्वयं को मगध का सम्राट बताया, किसमें? भाब्रू स्तंभ, ठीक है, भाब्रू स्तंभ, ऑप्शन टी। अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त जो भाषा है वो कौन सी है? अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है वो है प्राकृत, प्राकृत, ऑप्शन बी। मौर्य मंत्री परिषद में निम्नलिखित में से कौन राजस्व इकट्ठा करने से संबंधित था? राजस्व इकट्ठा करना बहुत इंपॉर्टेंट है, राजस्व इकट्ठा करने से संबंधित वो कौन थे? तो समाहर्ता कह सकते हैं, आंसर होगा ऑप्शन ए। अच्छा, संधिधाता की बात करें तो संधिधाता राजकीय कोष के अध्यक्ष को कहा जाता था, और प्रशास्था की हम बात करें तो प्रशास्था कारागार के अध्यक्ष को कहते थे, जबकि ये इंपॉर्टेंट है, व्यवहारिक किसे कहते थे? व्यवहारिक जो होते थे उनको प्रमुख न्यायाधीश को कहा जाता था, प्रमुख न्यायाधीश को। अगला पॉइंट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? तो ध्यान रखना, स्वतंत्र वेश्यावृत्ति को अपनाने वाली जो महिला होती थी उनको रूपा जीवा कहलाती थी, बिल्कुल सही। नंदवंश के विनाश में चंद्रगुप्त मौर्य ने कश्मीर के राजा प्रवर्तक से सहायता प्राप्त की थी, ये भी बिल्कुल सही है। मौर्य शासन 137 वर्षों तक चला, ये भी सही है। तो कोई भी गलत नहीं, यहाँ पे राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी, सभी कथन बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी। कनिष्क के बौद्ध धर्म की किस शाखा का अनुयायी था जिसका प्रसार उसने मध्य एशिया व सुदूर पूर्व में किया था? जो कनिष्क था वो बौद्ध धर्म के महायान शाखा से संबंधित थे, यानी ऑप्शन सी को टिक करेंगे, महायान शाखा से संबंधित है। प्राचीन भारत का महान व्याकरण पतंजलि किसका समकालीन था? पतंजलि जो थे वो किसके समकालीन थे? पुष्यमित्र सोम, ऑप्शन डी पुष्यमित्र सोम। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा शिलालेख किस राजा द्वारा जारी किया गया? विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा शिलालेख किस राजा के द्वारा जारी किया गया? शक राजा रुद्रदामन, ठीक है, शक राजा रुद्रदामन, यानी ऑप्शन बी को टिक करेंगे। किस वंश के शासकों ने छत्र प्रणाली का प्रयोग किया? छत्र प्रणाली का प्रयोग किया। तो ध्यान रखिएगा, छत्र प्रणाली का प्रयोग किसने किया था? शकों ने किया था। और ये पॉइंट याद रखना कि भारत में जो शक राजा होते थे अपने आप को क्षत्रप कहते थे, ठीक है, क्षत्रप कहते थे। यहाँ पे डी बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट है कि प्राचीन काल में भारत पर आक्रमण के संबंध में कौन सा सही कालानुक्रम है? कौन सा सही कालानुक्रम है?
तो यहाँ पे सही आंसर बनेगा ऑप्शन ए यूनानी, उसके बाद शक और उसके बाद कुषाण, ऑप्शन ए। 4 धातुएं सोना, चांदी, तांबा और शीशे के सम्मिश्रण से बनने वाले सिक्के को किस नाम से जाना जाता था? सोना, चांदी, तांबा और शीशे के सम्मिश्रण से बनने वाली जो धातु होती थी, सिक्के होती थी, उसे कांसापर्ण के नाम से जाना गया, कांसापर्ण, ऑप्शन डी। कुषाणों का संबंध किससे था? कुषाणों का संबंध किससे था? तो ये चीन के यूची जनजाति से संबंध रखते थे, चीन के यूची जनजाति से। एक पॉइंट्स मैं और बताता हूँ, ध्यान रखेंगे कि कुषाण जो थे वो किसके बाद आए थे? पल्लव के बाद आए थे, ठीक है, पल्लव के बाद आए थे, जो कि यूची एवं तोखई भी कहलाते थे। और एक पॉइंट और याद रखिएगा, अगर आपसे पूछ ले कि कुषाण के संस्थापक कौन माने जाते हैं, यानी कुषाण वंश के संस्थापक, तो कुजुल कडफिसेस को माना जाता है, जिनकी राजधानी पुरुषपुर या फिर पेशावर थी, और इनकी द्वितीय जो राजधानी हुआ करती थी वो मथुरा था। कवि कालिदास किसके राजकवि थे? कवि कालिदास किसके राजकवि थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय, जिनको विक्रमादित्य के नाम से जाना गया, ऑप्शन सी। एरन अभिलेख का संबंध किस शासक से है? एरन अभिलेख का संबंध किस शासक से? तो राइट आंसर हो जाएगा भानुगुप्त। एरन अभिलेख का संबंध भानुगुप्त, ऑप्शन डी। भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? गुप्त काल को, ऑप्शन डी, गुप्त काल। अगला पॉइंट बनता है गुप्त साम्राज्य के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? अच्छे तरीके से पढ़िए और बताइए कौन सा कथन असत्य है। गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट चंद्रगुप्त प्रथम था, बिल्कुल सही है। गुप्त संवत की शुरुआत चंद्रगुप्त प्रथम ने 319 से 320 ईस्वी में की थी, ये भी बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं, 320 ईस्वी, ये ध्यान रखिएगा। समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी, यहाँ पे देखिए ध्यान दीजिएगा, पॉइंट्स एक मिस्टेक है, यहाँ पे होना चाहिए कि चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त है, ठीक है, चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त हुआ, ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे कह सकते हैं कोई गलत नहीं है, इसलिए ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे, कोई कहीं गलत नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हरिसेन किसका दरबारी कवि था? हरिसेन किसका दरबारी कवि था? तो ध्यान रखना, हरिसेन समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे, यानी ऑप्शन डी को टिक करेंगे, इनमें से कोई नहीं, समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि समुद्रगुप्त की नहीं है? समुद्रगुप्त की नहीं है। अश्वमेध कर्ता भी इन्हीं की उपाधि थी। महाराजा धीराज की बात है तो महाराजा धीराज की उपाधि जो मिली थी वो चंद्रगुप्त प्रथम को मिला था, चंद्रगुप्त प्रथम, ये ध्यान रखेंगे। और भारत के नेपोलियन के नाम से समुद्रगुप्त को जाना गया, विक्रमंक के नाम से इनको भी जाना गया, ये सभी पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। कविराज के नाम से भी इनको जाना जाता था, ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी कौन हुआ? श्रीगुप्त गुप्त वंश के संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं, और गुप्त वंश के महान सम्राट की बात करें तो वहां पे चंद्रगुप्त हो जाएगा। या फिर वास्तविक संस्थापक पूछे कि गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कौन है, तो चंद्रगुप्त को जानेंगे। तो श्रीगुप्त के उत्तराधिकारी के रूप में हम लोग किसे जानते हैं? घटोत्कच, घटोत्कच, ऑप्शन बी, ठीक है, घटोत्कच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुमारगुप्त प्रथम के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? कुमारगुप्त प्रथम, तो ध्यान रखिए चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी हुआ, इसने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की, तो दोनों कथन यहाँ पे बिल्कुल सही है, सी को टिक करेंगे, दोनों कथन सही है। गुप्तकालीन प्रसिद्ध मंदिरों में दशावतार मंदिर किस राज्य में स्थित है? क्या बनेगा राइट आंसर? तो गुप्तकालीन प्रसिद्ध मंदिरों में दशावतार जो मंदिर है ये कहाँ पे पड़ता है? तो राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में कहाँ पे? तो ललितपुर देवगढ़, ठीक है, ललितपुर देवगढ़, ऑप्शन ए को टिक करेंगे। अगला पॉइंट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? देखिए, भू राजस्व कुल उत्पादन का 1/4 से 1/6 भाग हुआ करता था गुप्त साम्राज्य की बात की जा रही है। सील जो होता था, सील ऐसी भूमि को कहा जाता था जो जोतने योग्य नहीं होती थी, जोतने योग्य नहीं होती थी, ठीक है। सिंचाई के लिए रहट या फिर घंटी यंत्र का प्रयोग किया जाता था। तीनों के तीनों पॉइंट्स बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन डी को टिक करेंगे। गुप्त काल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारी केंद्र निम्न में से कौन था? सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारी केंद्र के रूप में उज्जैन को जाना गया, ऑप्शन बी, उज्जैन को जाना गया। गुप्त काल के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? गुप्त काल के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो गुप्त राजाओं ने सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राओं को जारी किया। गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्राओं को दिनार कहा जाता था, ध्यान रखिएगा, स्वर्ण मुद्रा को दिनार, जबकि गुप्तकालीन चांदी के जो सिक्के होते थे उसको रूपक कहा जाता था, रूपक, ठीक है, रूपक, ये ध्यान रखिएगा, रूपक कहा जाता था। तो तीनों के तीनों पॉइंट सही है, ऑप्शन डी को टिक करेंगे। अगला पॉइंट की गुप्तकालीन शासन प्रणाली किस प्रकार की थी? गुप्तकालीन शासन प्रणाली किस प्रकार की थी? तो ये राजतंत्रात्मक था, ऑप्शन ए, राजतंत्रात्मक। भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग कौन था? भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग किस काल को माना गया? गुप्त काल को, ऑप्शन डी, गुप्त काल को। किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया?
किस गुप्तकालीन शासक को कविराज के नाम से जाना गया? तो मैंने ऊपर बताया था कविराज के नाम से समुद्रगुप्त को ही जाना गया। सी को टिक करेंगे, समुद्रगुप्त। गुप्त काल को प्राचीन भारत का क्लासिक युग क्यों कहा जाता है? गुप्त काल को प्राचीन भारत का क्लासिकल युग क्यों कहा जाता है? तो कला व साहित्य के क्षेत्र में अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचने के कारण, ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में विद्या, कला व साहित्य का महान केंद्र कौन सा था? महान केंद्र कौन सा था? उज्जैन। उज्जैन, ऑप्शन ए, उज्जैन। नेक्स्ट वन, की निम्नलिखित विद्वानों में से कौन चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में नहीं था? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में कौन नहीं थे? ध्यान रखिएगा, वरामिहिर भी थे, धनवंतरी, ब्रह्मगुप्त, कालिदास, ये सभी के सभी इन्हीं के दरबार में रहते थे। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन यहाँ पे ई को टिक करेंगे। इनमें से कोई नहीं, ऐसा कोई नहीं है जो कि नहीं थे। अगला पॉइंट, गुप्त काल के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है? मंदिर बनाने की कला का जन्म जो कि गुप्त काल में ही हुआ, गुप्त काल में ही हुआ था, ये बिल्कुल सही है। त्रिमूर्ति की अवधारणा का विकास गुप्त काल में ही माना जाता है। पुराणों की वर्तमान रूप से जो रचना हुई गुप्त काल में ही हुई, यानी सभी के सभी बिल्कुल सही है, कोई भी गलत नहीं है। ऑप्शन डी को टिक करेंगे, उपरोक्त सभी कथन सही है। गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हुंडों को भारत पर आक्रमण करने से रोका? तो यहाँ पे राइट आंसर क्या बनेगा? राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी, स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त के संबंध में एक क्वेश्चन और याद रखिएगा, इन्होंने स्कंदगुप्त ने गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील का पुनर्द्वार भी करवाया था। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हर्ष ने किसकी रचना नहीं की थी? हर्ष यानी हर्षवर्धन ने किसकी रचना नहीं की थी? हर्षवर्धन ने हर्षचरित्र की रचना नहीं की। हर्षचरित्र की रचना इनके दरबारी जो कवि थे बाणभट्ट, उन्होंने रचना किया था। हर्ष को किसने परास्त किया था? हर्ष को किसने परास्त किया था? तो हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के मध्य नर्मदा नदी के बीच, नर्मदा नदी के तट पर युद्ध हुआ था, जिसमें हर्षवर्धन पराजित हुए और वो पराजय किसके द्वारा मिला इनको? पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हैं। हर्ष का शासनकाल क्या था? हर्ष कब से कब तक शासन किए? तो ये 606 ईस्वी में 16 वर्ष की अवस्था में राजगद्दी को संभाला था। तो 606 से लेकर के 647 तक इन्होंने शासन किया, ऑप्शन ए। हर्षवर्धन का अन्य नाम क्या था? हर्षवर्धन का अन्य नाम क्या था? शिलादित्य के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन बी। और इन्हीं के समय हिंसांग जो कि भारत आया हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? हर्ष के समय में नालंदा महाविहार महायान बौद्ध धर्म की दीक्षा का एक प्रधान केंद्र था। हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के बीच नर्मदा नदी के तट पर युद्ध हुआ था। बाणभट्ट हर्ष के दरबारी कवि थे। तो यहाँ पे तीनों के तीनों पॉइंट सही है, तो डी को टिक करेंगे, सभी कथन सही। किसे हुंड हरिण केसरी कहा जाता है? हुंड हरिण केसरी के नाम से किसे जाना गया? प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन, ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते। नेक्स्ट क्वेश्चन से, हर्ष चरित्र के अनुसार हर्ष की मंत्री परिषद में स्कंदगुप्त किसका प्रमुख था? स्कंदगुप्त किसका प्रमुख था? तो राइट आंसर हो जाएगा गज सेना का प्रमुख। गज सेना का प्रमुख। देखिए प्रधान सचिव कौन था? तो भंडी कहते हैं, भंडी जो कि प्रधान सचिव। सेनाद की बात करें तो प्रधान सेनापति हुआ करता था सेनाद। कुंतल की बात करें, कुंतल जो कि अश्व सेना का प्रधान हुआ करते थे। और जो स्कंदगुप्त थे वो गज सेना के प्रमुख थे। हर्ष के समय सूती वस्त्रों के निर्माण के लिए प्रमुख या फिर प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? प्रसिद्ध केंद्र मथुरा, ऑप्शन बी, मथुरा। निम्नलिखित में से किसने पल्लव राजवंश की स्थापना की थी? पल्लव राजवंश की स्थापना की थी किसने? पल्लव राजवंश की स्थापना श्री विष्णु ने किया था, श्री विष्णु ने। और इनकी जो राजधानी थी काची, जो कि तमिलनाडु के कांचीपुरम कह सकते, काची। और ये वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। ठीक है, वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। निम्नलिखित में से किसने वैंकुट पेरुमल मंदिर बनवाया था? वैंकुट पेरुमल मंदिर को किसने बनवाया था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि नंदी वर्मन द्वितीय। ठीक है, नंदी वर्मन द्वितीय। नेक्स्ट वन देखिए, तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो ये राजा राजचोल प्रथम, राजा राजचोल प्रथम, ऑप्शन ए। चोल वंश की स्थापना किसने की थी? चोल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? चोल साम्राज्य की स्थापना विजयालय ने किया था, ऑप्शन हम यहाँ पे ए को टिक करेंगे। और इन्होंने अपनी जो राजधानी बनाया कहाँ पे? तो तंजाई कह सकते हैं, तंजौर या फिर तंजाउर। और तंजाउर का जो वास्तुकार थे वो कौन थे? कंजरमलन राजराज पेरुतच्चन, ये ध्यान रखिएगा। और एक चीज और इम्पोर्टेंट है, जैसे कि विद्यालय ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो नर केसरी की उपाधि धारण की थी, ये आपको याद रखना है, नर केसरी की उपाधि धारण की थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस चोल शासक ने चिदम्बरम में स्थित नटराज मंदिर का पुनर्द्वार करवाया था? तो यहाँ पे सही आंसर बनेगा ऑप्शन सी, विक्रम चोल। और एक पॉइंट ध्यान रखेंगे कि कलोतुंग जो द्वितीय था उसने चिदम्बरम मंदिर में स्थित जो गोविंदराज यानी विष्णु की जो मूर्ति थी उसको समुद्र में फेंकवा दिया था। ये पॉइंट्स भी याद रखना। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि संपूर्ण जो चोल साम्राज्य था कितने प्रांतों में विभक्त था? संपूर्ण चोल साम्राज्य 6 प्रांतों में विभक्त था, यानी सही आंसर होगा ऑप्शन ए। और प्रांतों को मंडलम कहा जाता था। ध्यान रखेंगे, प्रांतों को मंडलम कहा जाता था। मंडलम जो होते थे वो कोट्टम में विभक्त होते थे, कोट्टम नाडु में, एवं नाडु कई कुर्मों में विभक्त होता था। ये ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, कांचीपुरम में कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया? कांचीपुरम में कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसने कराया? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, नरसिंहवर्मन द्वितीय। नरसिंहवर्मन द्वितीय। चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार किसके शासनकाल में हुआ? चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार किसके शासनकाल में हुआ? राजेंद्र प्रथम। राजेंद्र प्रथम के शासनकाल में हुआ। और राजेंद्र प्रथम ने ही गंगे कोंड चोल की उपाधि भी धारण की थी। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि चोल प्रशासन की प्रमुख विशेषता क्या थी? चोल प्रशासन की प्रमुख विशेषता क्या थी? सही आंसर ऑप्शन टी, ग्राम प्रशासन की स्वायत्ता चोल साम्राज्य की चोल प्रशासन की प्रमुख विशेषता थी। चोल काल में वेटी शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता था? चोल काल में वेटी शब्द का प्रयोग किस लिए किया जाता था? कर के रूप में, जो कि जबरन श्रम के रूप में लिया जाता था। ऑप्शन बी। श्री विष्णु निम्न में से किस वंश का संस्थापक था? श्री विष्णु। श्री विष्णु पल्लव वंश का संस्थापक था। ऑप्शन बी। 8वीं सदी में त्रिकोणीय संघर्ष किसके बीच हुआ? 8वीं सदी में त्रिकोणीय संघर्ष किनके बीच हुआ था? राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए, चालुक्य, पल्लव और पांडे के मध्य। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट वन की हर्षवर्धन को किसने पराजित किया था? हर्षवर्धन को किसने पराजित किया था? पुलकेशिन द्वितीय। ऑप्शन बी, पुलकेशिन द्वितीय। देखिए, इसके संबंध में कुछ पॉइंट्स हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। जैसे अगर हम बात करें कि ये किस वंश का शासक था, तो पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य वंश का जो वतापी है उसका ये एक सबसे प्रतापी शासक माना जाता है पुलकेशिन द्वितीय। इसने जिनेंद्र का मेगुती मंदिर भी निर्माण कराया था। जिनेंद्र का मेगुती मंदिर का निर्माण इसने कराया था। एक प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि हर्षवर्धन को हराने के बाद इसने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। ये आपको याद रखना है, परमेश्वर। ठीक है, परमेश्वर की उपाधि को धारण किया था। इसे दक्षिणा परमेश्वर भी कहा जाता था। दक्षिणा परमेश्वर के नाम से भी जाना गया। चलिए आगे बढ़ते। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला पॉइंट है कि चालुक्य वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक कौन हुआ? चालुक्य वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध जो शासक बना पुलकेशिन द्वितीय ही था, और ये वतापी के था। ठीक है, वतापी का शासक था। चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय को किसने पराजित किया? हर्षवर्धन को पुलकेशिन द्वितीय ने हराया, और पुलकेशिन द्वितीय को नरसिंहवर्मन प्रथम ने हराया था। नरसिंहवर्मन प्रथम ने हराया, जो कि पल्लव शासक थे, और इन्होंने इसको हराने के पश्चात एक उपाधि धारण किया था, वातापिकोड की उपाधि। वातापिकोड। एलोरा के मंदिरों का निर्माण किन शासकों ने कराया? एलोरा के मंदिरों का निर्माण किस शासकों ने कराया? सही आंसर ऑप्शन सी, राष्ट्रकूट। देखिए, राष्ट्रकूट के संबंध में कुछ पॉइंट्स मैं आपको बता देता हूँ। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक दंतीदुर्ग माना जाता है। शुरुआत में वे कर्नाटक के चालुक्य राजाओं के अधीन थे, और इन्होंने अपनी राजधानी कहाँ पे बनाई? मनकरी या फिर मन्याखे, जो कि वर्तमान में मालखेड़ा सोलापुर के निकट ये स्थित है। और इसमें एलोरा के जो प्रसिद्ध मंदिर आपने यहाँ पे देखा, तो राष्ट्रकूट के राजा जो कौन थे? कृष्ण प्रथम ने करवाया था। कृष्ण प्रथम, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, एलोरा में सुविख्यात कैलाश शिव मंदिर का निर्माण किस राष्ट्रकूट शासक ने करवाया था? कैलाश शिव मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो सी बिल्कुल करेक्ट होगा, कृष्ण प्रथम। कृष्ण प्रथम। राष्ट्रकूट साम्राज्य का प्रवर्तक कौन था? यानी कि संस्थापक की बात कर रहे हैं, संस्थापक कौन थे? दंतीदुर्ग। ऑप्शन ई, दंतीदुर्ग। महाबलीपुरम में इसके 7 पैगोडा किसके द्वारा संरक्षित कला के साक्षी है? ऑप्शन ए, पल्लवों के। ठीक है, पल्लवों के। चलिए आगे बढ़ते। अगला पॉइंट, चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया? चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया? तो यहाँ पे राइट आंसर बनेगा, क्या होगा राइट आंसर? ऑप्शन सी, यानी कि शैव धर्म को। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे द्वारा नोट्स तैयार किया गया, जो कि 270 से ज्यादा टॉपिक पे आपको हैंडराइटिंग नोट्स प्रोवाइड किया गया, और एंशिएंट हिस्ट्री के जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनको हैंडराइटिंग नोट्स में लिखा गया। अगर आप चाहते हो उसको बाई करना, तो आप हमारे एप्लीकेशंस पे जा सकते हैं। एप्लीकेशंस का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया, वहां पे जाकर के हमारे फुल कोर्सेज जो होगा उसको आप चेकआउट कर सकते हैं। उसमें आपको सारे नोट्स एक जगह मिल जाएगी,
सारे सब्जेक्ट नोट्स बनाया गया, 270 से ज्यादा टॉपिक कवर किया गया, आप जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण किस पल्लव शासक के शासनकाल में हुआ। महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण किस शासक के शासनकाल में हुआ। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नरसिंह वर्मन प्रथम। ठीक है, नरसिंह वर्मन प्रथम यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। वातापिकोट की उपाधि इसी ने धारण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से प्रथम भारतीय शासक कौन था जिसने अरब सागर में भारतीय नौसेना की सर्वोच्चता स्थापित की। जिसने अरब सागर में भारतीय नौसेना की सर्वोच्चता स्थापित की वो कौन थे। तो राजराज प्रथम, राजराज प्रथम। निम्नलिखित में से किस चोल राजा ने लंका यानी सिंहल को पहले जीता था। ऑप्शन बी, राजराज प्रथम, राजराज प्रथम। आगे बढ़ते। नेक्स्ट वन कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर चोल राजाओं की राजधानी थी। चोल राजाओं की राजधानी थी। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या बनेगा। ऑप्शन बी, तंजौर या फिर तंजौर कह सकते हैं, ये आपको याद रखना। ठीक है, और एक चीज ध्यान रखिए, अगर क्वेश्चन पूछ ले कि चोलों को स्वतंत्र राज्य किसने स्थापित किया था। चोलों का स्वतंत्र राज्य स्थापित किया गया था आदित्य प्रथम के द्वारा। ठीक है, आदित्य प्रथम के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट की गंगा को उत्तर से दक्षिण ले जाने वाला चोल राजा कौन सा था। गंगा को उत्तर से दक्षिण ले जाने वाला चोल राजा कौन था। ऑप्शन डी, राजेंद्र चोल, राजेंद्र चोल। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट से कि चोल वंश में ग्राम प्रशासन के बारे में किस शिलालेख में उल्लेख मिलता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। चोल वंश में ग्राम प्रशासन के बारे में जो उल्लेख मिलता है वो उत्तर मेरू शिलालेख में, उत्तर मेरू। ऑप्शन बी। पुलकेशिन द्वितीय किसका महानतम शासक था। तो चालुक्य वंश का तो था, लेकिन कहाँ के। तो बदामी का चालुक्य था। ठीक है, बदामी के चालुक्य। ऑप्शन बी। उत्तर मेरू शिलालेख में किसके प्रशासन के संबंध में जानकारी मिलती है। उत्तर मेरू शिलालेख में चोल वंश के प्रशासन के बारे में जानकारी मिलता है। ऑप्शन डी। निम्न में से कौन सा शिलालेख चालुक्य सम्राट पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। पुलकेशिन द्वितीय से कौन संबंधित है। एहोल शिलालेख, एहोल शिलालेख। ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक राष्ट्रकूट के राजा अमोघवर्ष ने लिखी है। राष्ट्रकूट के राजा अमोघवर्ष ने लिखी है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कवि राजमार्ग। जो अमोघवर्ष थे वो जैन धर्म के एक अनुयायी थे और उन्होंने कन्नड़ भाषा में, कन्नड़ में लिखा था कवि राजमार्ग। ठीक है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट वन क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन से पल्लव राजा ने चालुक्य सम्राट राजा पुलकेशिन द्वितीय को पराजित करके और उसका वध करके वातापिकोंड की उपाधि धारण की थी। वातापिकोंड की उपाधि धारण की थी किसने। नरसिंह वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन प्रथम। ऑप्शन ए। नेक्स्ट वन है कि निम्नलिखित में से किस चोल राजा ने गंगईकोंड की पदवी धारण की थी। गंगईकोंड की पदवी धारण की थी किस चोल राजा ने। तो राजेंद्र प्रथम, राजेंद्र प्रथम। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर होगा। एलोरा में गुफाओं और शैलकृत मंदिर है किस धर्म से संबंधित है। एलोरा में गुफाएं और शैलकृत जो मंदिर है हिंदू, बौद्ध, जैन तीनों से संबंधित है। ऑप्शन डी। कौन सा संवत है जो कलचुरियों द्वारा प्रयुक्त किए जाने के कारण कलचुरी संवत भी कहलाया। कलचुरी संवत भी कहलाया। ट्रैकुटक जो संवत है, यहाँ पे सही आंसर बनेगा ऑप्शन सी। खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किस वंश के राजाओं ने करवाया था। खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किसने कराया था। चंदेल राजाओं ने। ठीक है, चंदेल राजपूतों ने। ऑप्शन ए। यहाँ से ध्यान रखेंगे, चंदेल वंश का संस्थापक इसे माना जाता है। चंदेल वंश का संस्थापक नन्नू को माना जाता है और इसकी राजधानी खजुराहो थी, जो कि प्रारंभ में इसकी राजधानी कलिंजर जाके महोबा कह सकते हैं, महोबा हुआ करता था। ये ध्यान रखेंगे। और चंदेल वंश का प्रथम स्वतंत्र एवं सबसे प्रतापी शासक किसे माना गया। यशोवर्मन को। ये याद रखिएगा। नेक्स्ट वन है कि ललित विग्रह राज के रचयिता सोमदेव किस चौहान शासक के दरबार में था। तो यहाँ से दो प्रश्न बन सकता है। तो पहला तो ये कि आपका ललित विग्रह राज के रचयिता कौन है। सोमदेव। और ये किसके दरबार में रहते थे। तो सही आंसर बनेगा ऑप्शन सी, विग्रह राज चतुर्थ के दरबार में रहते थे। किसके शासनकाल को चौहानों का स्वर्णकाल कहा गया। चौहानों का स्वर्णकाल कहा गया। विग्रह राज चतुर्थ के शासनकाल को चौहानों का स्वर्णकाल कहा गया। 712 ईस्वी में सिंध पर अरबों के आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था। 712 ईस्वी पर अरबों का आक्रमण हुआ था, जो कि मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। तो उस वक्त दाहिर का शासक था। ऑप्शन बी, दाहिर। सर्वप्रथम भारत में जजिया कर लगाने का श्रेय सिंध के विजेता मोहम्मद बिन कासिम को दिया जाता है। उसने किस वर्ग को इस कर से मुक्त रखा था। इस कर से मुक्त रखा, ब्राह्मणों को जजिया कर से मुक्त रखा था। ऑप्शन सी। उस शासक का नाम क्या है जिसने विजय स्तंभ का निर्माण कराया। उस शासक का नाम क्या है जिसने विजय स्तंभ का निर्माण कराया। तो यहाँ पे राइट आंसर बनेगा ऑप्शन ए, राणा कुंभा। ठीक है, राणा कुंभा। ऑप्शन ए को टिक करेंगे।
चलिए नेक्स्ट वाले क्या है, पृथ्वीराज रासो निम्नलिखित में से किसने लिखा है। तो ध्यान रहेगा, पृथ्वीराज रासो के रचयिता के रूप में हम लोग किसे जानते हैं, चंद्र बदाई। चंद्र बदाई ऑप्शन सी को टिक करेंगे। चंद्र बदाई जो थे वो पृथ्वीराज तृतीय का राज कवि था, जिसकी रचना पृथ्वीराज रासो है, ये ध्यान रखेंगे। और पृथ्वीराज तृतीय जो है वो चौहान या फिर चौहान वंश के अंतिम शासक थे, ये याद रखना, अंतिम शासक थे। नेक्स्ट वर्ड क्या है, खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण किसने कराया था, चंदेल राजपूतों ने कराया, ऑप्शन डी चंदेल राजपूतों ने। लिंगराज मंदिर का नींव किसने डाला, लिंगराज मंदिर अक्सर पूछा था किस स्टेट में, तो भुवनेश्वर में, यानी कि उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में स्थित है और ये ययाति केसरी के द्वारा नींव डाली गई थी, ऑप्शन ए। सोमनाथ के मंदिर पर 1025 ईस्वी में महमूद गजनी के आक्रमण के समय गुजरात का शासक कौन था, गुजरात के शासक थे कौन, तो यहाँ पे सही आंसर बनेगा ऑप्शन ए भीमदेव प्रथम, भीमदेव प्रथम। हिंदू विधि पर एक पुस्तक मिताक्षरा किसने लिखी है, हिंदू विधि पर एक पुस्तक मिताक्षरा के लेखक कौन है, विज्ञानेश्वर, विज्ञानेश्वर, ऑप्शन सी। हरिकेली नाटक के रचयिता कौन है, हरिकेली नाटक के रचयिता कौन है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चौहान शासक विग्रह राज चतुर्थ, जिनको विसल देव के नाम से भी जाना गया। विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक कौन है, विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक के रूप में किसे जाना जाता है, धर्मपाल, ऑप्शन बी धर्मपाल। गीत गोविंद के रचनाकार जयदेव किसकी सभा को अलंकृत करते थे, गीत गोविंद के जो रचनाकार हैं जयदेव, अक्सर पूछा जाता है कि गीत गोविंद के लेखक कौन है, जयदेव, और ये किसकी सभा को अलंकृत करते थे, लक्ष्मण से, ऑप्शन डी। एक चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ पे अगर हम बात करें लक्ष्मण से, तो ये किस वंश से संबंध रखते थे, तो सेन वंश से, और सेन वंश के संस्थापक सामंत सेन थे, जबकि राजधानी नदिया, जिसको लखनौती के नाम से भी जाना गया। सेन वंश के प्रमुख शासकों में विजय सेन थे, भलाल सेन थे, लक्ष्मण सेन थे, ये ध्यान रखिएगा। और सेन वंश का जो प्रथम स्वतंत्र शासक बने वो बने थे विजय सेन, ये याद रखना, विजय सेन, जो कि शैव धर्म का एक अनुयायी थे। दान सागर और अद्भुत सागर नामक ग्रंथ की रचना भी किसने की थी, सेन शासक भल्लाल सेन ने किया था, जिसके बारे में लोग आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में प्रथम आक्रमणकारी कौन था, भारत में प्रथम आक्रमणकारी कौन हुआ, तो मोहम्मद बिन कासिम, ऑप्शन हम सी को टिक करेंगे, कि 712 ईस्वी में सिंध पर इसने आक्रमण किया था। अजय पाल संस्थापक थे, अजय पाल संस्थापक थे किसके, अजमेर के, सी विल बी राइट आंसर, अजमेर के। निम्नलिखित में से कौन कविराज के नाम से विख्यात था, तो यहाँ पे राइट आंसर बनेगा कविराज के नाम से विख्यात थे भोज परमार, जो कि परमार वंश के एक शासक थे भोज परमार, और इन्होंने कविराज की उपाधि धारण की थी। भोज ने अपनी राजधानी में सरस्वती मंदिर का निर्माण भी कराया था। ये प्रश्न कई बार पूछा गया कि शासक ने अपनी राजधानी में सरस्वती मंदिर का निर्माण कराया, ध्यान रखिएगा, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते। भोज परमार द्वारा रचित पुस्तकें निम्नलिखित में से कौन कौन सी हैं, तो बताइए कौन सी पुस्तकें भोज परमार के द्वारा रचित है। तो यहाँ पे चारों जो पुस्तकें आप यहाँ पे देख रहे हैं ये सभी इन्हीं के द्वारा रचित है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1 2 3 4, चारों पुस्तकें इन्हीं के द्वारा रचित है। किस विदेशी यात्री ने गुर्जर प्रतिहार वंश को अल गुजर और इस वंश के शासकों को बौरा कह करके पुकारा, बौरा कह करके पुकारा, कौन थे वो, तो वो थे अलमसुदी, ऑप्शन बी अलमसुदी ने ये कही है। नेक्स्ट है कर्पूर मंत्री नाटक के रचयिता राजशेखर को किस प्रतिहार शासक ने संरक्षण दिया था। बहुत इंपॉर्टेंट है कि अक्सर ये पूछा जाता है कि कर्पूर मंजरी के रचयिता कौन है, तो राजशेखर, ये याद रखिएगा। किस प्रतिहार शासक के ये संरक्षण में थे, तो सी विल बी राइट आंसर, महेंद्रपाल प्रथम, महेंद्रपाल प्रथम। नेक्स्ट है कि किस पाल शासक को गुजराती कवि सुड्यूडल ने उत्तरापंथ स्वामी कहा है, उत्तरापंथ स्वामी कहा है, धर्मपाल को, धर्मपाल को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हिंदू विधि की एक प्रसिद्ध पुस्तक दैभाग के रचयिता कौन है, दैभाग के रचयिता कौन है, बहुत बार पूछा जाता है। दैभाग के रचयिता जिमूतवान, जिमूतवान, ऑप्शन सी। देखिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है और आपका एंशिएंट हिस्ट्री से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते थे एग्जाम्स में, जो बार बार रिपीट होते रहते हैं, वो हम लोगों ने यहाँ पे कवर किया। इस 250 क्वेश्चंस को कोई भी एग्जाम्स में जाने से पहले देख करके जरूर जाइए, काफी आपका हेल्पफुल होगा। डेफिनेटली यहाँ से अगर एंशिएंट हिस्ट्री से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो कुछ ना कुछ क्वेश्चंस यहाँ से आपको मिल ही जाएगा देखने को। इसका पीडीएफ हम आपको टेलीग्राम ग्रुप पर दे देंगे, तो टेलीग्राम को ज्वाइन करके रखिए, हमारे साथ बने रहिए। और पेड कोर्सेज के लिए आप हमारे एप्लीकेशंस को डाउनलोड कर सकते हैं, वहां पे आपको बहुत सारी नोट्स मिल जाएगी, बहुत सारी कोर्सेज मिल जाएगी जो कि एग्जाम्स के लिए हेल्प करेगा। चलिए बात कर लेते हैं आखिरी क्वेश्चंस के बारे में कि किसने स्मृति ग्रंथ दान सागर और ज्योतिष ग्रंथ अद्भुत सागर की रचना की थी।
किसने की थी? मैंने आपको ऊपर में थोड़ा सा हिंट दिया था। राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी, भलाल सेन। सेन वंश के एक शासक थे भलाल सेन। सी विल बी राइट आंसर। तो आशा करते हैं फ्रेंड्स कि एंशिएंट हिस्ट्री का ये जो सफर रहा आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल रखिए ताकि फ्यूचर में इसी तरह की और वीडियो की नोटिफिकेशन आपको ऑन टाइम मिलते रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।